बालमन, मेरी लिखी कहानी, मेरी ही ज़ुबानी। इस कहानी का पहला हिस्सा मैं आप सभी को पहले ही सुना चुकी हूँ। आप सभी का बहुत स्नेह भी मिला। दूसरा हिस्सा आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप सभी का स्नेह मिलता रहेगा। रत्ना ज़्यादातर दादी के साथ ही सोया करती थी। इसका एक महत्वपूर्ण कारण था और वह यह था, दादी रत्ना को रोज रात में कहानी सुनाया करती थी। एक और कारण था, जब तक रत्ना सो नहीं जाती थी दादी उसके बालों में हाथ फिराती रहती थी। एक रोज रत्ना को देर रात तक नींद नहीं आई। उस रात भी रत्ना दादी के साथ ही सोई थी। उस रात दादी कहानी सुनाते सुनाते सो गई, पर रत्ना को देर तक नींद नहीं आई। वृद्ध लोग थोड़ी थोड़ी देर में नींद से जगते रहते हैं, सो दादी भी जगी और जागते ही उनका ध्यान रत्ना पर गया और उन्होंने देखा कि वो अभी तक सोई नहीं। तब उन्होंने पूछा कि बिटिया, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? रत्ना ने बड़े ही भारी मन से कहा, माई। रत्ना दादी को माई कहती थी। मुझे चिंता है। माई ने पूछा, भला तुम्हें किस बात की चिंता हो गई? रत्ना ने बड़ी ही रुंधी हुई आवाज़ में जवाब दिया, माई, कल मेरी गुड़िया की शादी है और मेरे पास बर्तन नहीं है। जो दिवाली पे लिया था वो सारे टूट गए। मुझे चिंता है, मैं शादी में आने वाले मेहमानों को किस में खाना खिलाऊंगी? माई ने बड़े ही प्यार से कहा, हाँ, यह तो चिंता वाली बात है, पर अभी सो जाओ। मैं कल देख लूँगी और सारी व्यवस्था कर दूँगी। चिंता बालमन की थी, सो भरोसा आसानी से हो गया। और फिर माई ने जैसे ही प्यार से सिर में हाथ फिराया, रत्ना कुछ ही पल में बेसुध होकर सो गई। अगली सुबह चिंता फुर्र हो चुकी थी। सुबह उठते ही स्कूल के लिए तैयार हुआ गया और मस्ती में स्कूल जाया गया। स्कूल में ज़्यादातर लड़कियां रत्ना के मोहल्ले की ही थीं। उन्हें देखकर रत्ना की चिंता की लकीरें फिर से उभर आईं। पर फिर यह सोचकर कि माई सब ठीक कर देगी, वह सबको निमंत्रण दे आई। सबने बड़ी उत्सुकता से निमंत्रण स्वीकार भी किया। रत्ना घर आते ही सबसे पहले माई के पास गई और माई के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिखाई दी रत्ना को। रत्ना ने माई से कुछ नहीं पूछा, बस गले में हाथ डालकर झूल गई। माई स्नेह और रुदन मिश्रित आवाज में बोलने लगी, छोड़ दे बिटिया, तेरी बूढ़ी माई की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, टूट जाएंगी, और अगर टूट गई तो फिर शाम को तेरी गुड़िया की शादी देखने कैसे आऊंगी? रत्ना का भोला मन उछल पड़ा और बड़े ही स्नेहिल भाव से माई को देखने लगी और फिर बोली, माई, तुम कितनी अच्छी हो। तुम सारे नए बर्तन ले आई ना? अच्छा माई, तुम कौन सी साड़ी पहन कर आओगी? वह वाली साड़ी पहनना जो तुमने छोटे काका की शादी पर पहनी थी। आओगी ना माई? घर में सबको कहो ना माई, तुम कहोगी तो सब आएंगे। माँ, दीदी, भैया सब आएंगे। माई, सबसे कह देना कि सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। अच्छा माई, तुम बताओ मैं कौन सी वाली फ्रॉक पहनूं? दादी बड़े ही लाड से बोलती हैं, तू कोई सी भी फ्रॉक पहने, तू पुत्री ही लगेगी मेरी बच्ची। जा, अब तैयार हो, वरना सब मेहमान आ जाएंगे और तू काम में ही लगी रहेगी। रत्ना कहती है, हाँ माई, मैं जा रही हूँ, अभी तो बहुत सारा काम बचा है। और फिर रत्ना जल्दी से माँ से खाना लेकर किसी तरह से खत्म करती है और फिर तुरंत अपनी गुड़िया के उस छोटे से घर में चली गई और जाकर देखा, घर सफ़ेद रंग से रंगा हुआ है और बूढ़ी उंगलियों से उस घर की हर ईंट के किनारे को हल्दी के पीले रंग से
किनारी रूप में सजाया गया है। मुख्य द्वार से बाहर छोटी छोटी ईंटों से घेरा बनाया गया है और घेरे के अंदर आटे और हल्दी के मिश्रित पाउडर से स्वास्तिक भी तैयार किया गया है। रत्ना घेरे के अंदर स्वास्तिक को बचाते हुए धीरे से बैठती है और जब घर का दरवाज़ा, जो कि कॉपी के गत्ते से बनाया गया था, को खोलती है, सभी छोटे छोटे कमरों में छोटे बड़े सभी तरह के मिट्टी के बर्तन करीने से रखे गए हैं। एक कमरे में गुड़िया को नए कपड़े पहनाए गए हैं और उसे छोटी छोटी मोतियों के नथ, टीके, हार और कर्णफूल भी पहनाए गए हैं। यह सब देखकर रत्ना के पैर जमीन पर नहीं थे। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी और तुरंत माई के पास गई और मारे खुशी के माई की गोद में अपना सिर छुपा लिया। माई भी बड़े प्यार से रत्ना के माथे पर आए हुए बालों को समेटने लगी।